प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सामान्य हिंदी पर हम विशेष श्रृंखला के अंतर्गत व्याख्यान आयोजित कर रहे हैं। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में संधि पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले 4 व्याख्यानों में हमने स्वर संधि के बारे में पढ़ा। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि संधि में 2 निकटतम ध्वनियों का मेल होता है और उस मेल से कोई नई ध्वनि उत्पन्न होती है या नई ध्वनि का समावेश होता है, जिससे कि नया शब्द बनता है, तब हम संधि कहते हैं। तो स्वर संधि में जैसा कि पहले चर्चा हो चुकी है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि भी स्वर होगी और दूसरा शब्द जो उसमें मिल रहा है उसकी पहली ध्वनि स्वर होगी, यानी कि जिनका मेल होना है जिन ध्वनियों का, वो दोनों स्वर होंगे। इसलिए उसका नाम हमने स्वर संधि रखा। और वो स्वरों के जिस तरह के स्वर थे उस तरह से उनके नामकरण किए थे। जैसे कि दीर्घ संधि में हमने देखा कि 2 समान प्रकृति के स्वर मिल रहे थे तो दीर्घ स्वर बनता था। हमने देखा उसके बाद गुण संधि, गुणात्मक परिवर्तन के साथ नई ध्वनि बन रही थी जिसमें ए ओ री बन रहे थे, अर बन रहे थे, वो गुण संधि थी। फिर हमने देखा कि वृद्धि स्वर बन रहा था, आई और औ, तो उसको हमने वृद्धि संधि नाम दिया। फिर उसके बाद यण संधि थी, ये वे रे बन रहे थे। और फिर उसके बाद अयादि संधि थी जिसमें ए औ आय और आव बन रहे थे। तो इस तरह से उसी के आधार पर स्वर संधि के ये 5 प्रकार थे। आज हम व्यंजन संधि के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यंजन संधि में जो बात सबसे पहले ध्यान देने की है वो क्या है कि 2 शब्द जो मिलेंगे तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि यहाँ पर अनिवार्य रूप से कोई व्यंजन होगी। वहाँ स्वर संधि में क्या था, दोनों ही शब्दों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर होती थी। अब क्या होगा, व्यंजन संधि में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अनिवार्य रूप से कोई व्यंजन होगी और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि स्वर या व्यंजन में से कोई एक हो सकती है। स्वर भी हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। अच्छा, अब जो बात ध्यान देने की है वो है ये है कि व्यंजन, जैसा कि मैंने बताया था, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यंजन को जब हम लिखते हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से लिखते हैं या बोलते हैं तो उसमें अनिवार्य रूप से स्वर मिला रहता है और स्वर अपनी मात्राओं के साथ आते हैं। तो जैसे एक व्यंजन का उदाहरण दिया था मैंने कि कै को हम किस तरह लिखते हैं कि जिसमें कै ध्वनि और उसमें ए ध्वनि शामिल होती है, तब हम जाके लिखते हैं कै। हिंदी में एक सामान्य परंपरा सी है कि बिना स्वर के हम बोलते हैं आधा व्यंजन और स्वर अगर उसमें मिला हुआ हो, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं, वो कहलाता है पूरा व्यंजन। तो आधे व्यंजन को हम किस तरह लिखते हैं, अगर उसमें हमें स्वर नहीं दिखाना हो तो हम कैसे लिखेंगे, तो हम उसको हलंत के द्वारा लिखते हैं। ये हम बात नोट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अनिवार्य रूप से कोई व्यंजन होगी। इसका निहितार्थ क्या है? इसका निहितार्थ यह है कि अंतिम ध्वनि पहले शब्द की हलंत के साथ व्यंजन होगा। अगर पूरा व्यंजन होगा तो फिर अंतिम ध्वनि व्यंजन नहीं रहेगी, उसमें मिला हुआ कोई स्वर रहेगा, तो फिर वो व्यंजन संधि नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अनिवार्य रूप से व्यंजन होगी और व्यंजन किस तरह से लिखा जाएगा, उसमें हलंत के साथ, तब जाके वो व्यंजन संधि बनेगी। अगर हलंत नहीं है तो समझ लीजिए उसमें स्वर मिला हुआ है और फिर अंतिम ध्वनि व्यंजन नहीं रहेगी, स्वर रहेगा, तो वो फिर अलग केस बन जाएगा। तो ये आपको इसमें खास बात ध्यान रखनी है। आइए देखें हम कि किस तरह से व्यंजन संधि बनती है। पहले हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे, फिर आगे और केसेस। तो व्यंजन संधि की चर्चा करते हुए सबसे पहले हमारा ध्यान हमारे हिंदी भाषा में या हमारी लिपि में जितने व्यंजन हैं उनको आप एक बार दृष्टि में डालिए कि देखिए हमने देखा कि पहले जो 5 हैं ये 5-5 का समूह बना हुआ है, इसलिए हम इनको एक वर्ग नाम से बोलते हैं। जैसे कै वर्ग में देखिए आप, क है, ख है, ग है, घ है, ङ है, च, छ, ज, झ, य है, इस तरह से ये वर्ग हैं। तो इसको हम कै वर्ग बोलते हैं, इसको हम च वर्ग बोलते हैं, इसको टे वर्ग बोलते हैं, इसको ते वर्ग बोलते हैं, इसको पै वर्ग बोलते हैं। ये 5-5 का समूह है। फिर उसके बाद विशेष व्यंजन है, ये रे ले वे, ये 4 का समूह है। ये समूह दरअसल एक जैसा नहीं है, ये इनमें कोई समानता है इसलिए समूह है, ये समूह नहीं बनाते, ये अलग अलग व्यवहार करते हैं भाषा में, इसलिए इनको हम विशेष व्यंजन बोलते हैं। और इसके बाद फिर हैं ये रे ले वे के बाद श, श, स है, 3 श हैं और एक है फिर उसमें। अच्छा, ये खैर ये अलग बात होगी कि इनको किस तरह से वर्गीकृत किया गया, वो हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। देखिए सबसे अब देखिए आप, कै को
कै में अनिवार्य रूप से ए मिला हुआ है, खे में मिला हुआ है, गे में। तो हर व्यंजन में जब बिना हलंत के लिखा जा रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें स्वर मिला हुआ है। बिना स्वर के अगर हम लिखेंगे व्यंजन को तो वो ये है, देखिए हलंत के साथ, वो देखिए ये है हलंत के साथ, कै को लिखा हमने, तय को लिखा, इधर मैं को लिखा है। इस तरह किसी भी व्यंजन को आप हलंत के साथ लिखेंगे तो समझ लीजिए उसमें स्वर नहीं है और फिर उसका उच्चारण आपके मुंह में रह जाएगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे कै को हम कहेंगे गले में अटक जाएगा वो, क्योंकि स्वर के साथ ही वो उच्चारण उसका संभव हो पाएगा, क्योंकि जो उच्चारण के लिए जो श्वास वायु बाहर निकलती है वो स्वर है एक तरह से। तो कै हम बोलेंगे तो ए की ध्वनि जो है वो बाहर निकलेगी। अब हम देखते हैं कि जैसा कि बताया गया है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अनिवार्य रूप से व्यंजन होगी। तो इन व्यंजनों में से कोई भी हो सकती है, पहला तो सवाल यही उठता है। लेकिन मजे की बात यह है कि व्यंजन संधि में आपको इन सारे व्यंजनों को पढ़ने की या इस झंझट में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ ही व्यंजन हैं जो संधि में काम आएंगे, या कुछ ही शब्द ऐसे हैं जिनकी अंतिम ध्वनि कोई 2 या 4 व्यंजन ही काम आते हैं। जैसे कि आप देखिए, पहले इन व्यंजनों को थोड़ा सा समझ लीजिए कि पहला अल्प प्राण कहलाता है, दूसरा महाप्राण, तीसरा फिर अल्प प्राण कहलाता है और चौथा महाप्राण, और अंतिम जो वर्ग का है वो नासिक की ध्वनि कहलाती है, यानी कि उसका उच्चारण जो है नासिका का भी उसमें सहारा लेना पड़ता है। इसी प्रकार हर वर्ग में ये है। ये रे लेवे जैसा मैंने बताया कि विशेष तरह की व्यवहार करते हैं, ये अलग है। तो अब इनमें देखिए, इनमें से संधि में कौन कौन से व्यंजन आपके शब्द के अंत में आ सकते हैं। जितने शब्द हमारी हिंदी भाषा में हैं, हम प्रयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उनमें से ज़्यादातर संधि में जो काम आ रहे हैं उनमें से पहला आता है कै वाला और फिर आता है तय वाला। हालांकि च आ सकता है, ट आ सकता है, तय आ सकता है, प आ सकता है, पांचों में से पहला आ सकता है, क्योंकि दूसरा तो उसी का महाप्राण है। महाप्राण का मतलब है कि ध्वनि उसमें मिली हुई है। कै में है कि ध्वनि मिला के जो नई ध्वनि बनती है वो ख बनती है। ऐसे ही गै में जो है मिलाएंगे, है की ध्वनि मिलाकर जो बनता है वो घ बनता है। तो एक अल्पप्राण है, एक महाप्राण है। तो ऐसे ये दो के समूह है। अंतिम जो ध्वनि है वो नासिक है। अब आगे देखिए आप, इसी तरह च और छ फिर वो एक जैसे हो जाते हैं, ट और ठ एक जैसे, तय और थ एक जैसे, प और फ एक जैसे। तीसरा और चौथा से संधि नहीं बनेगी, तो केवल पहला और दूसरा, तो दूसरा तो पहले का एक तरह से महाप्राण रूप है, तो दूसरा भी आप खारिज कर सकते हैं। तो केवल संधि में काम आने वाला पहला ही वर्ग है, वर्ग का पहला वर्ण है, जिसमें क है, च है, ट है, त है, प है। और इसमें से भी ज्यादातर जो शब्द हैं हमारे क से हैं, यानी कि क व्यंजन को जब हम लिखेंगे, यानी कि अंतिम ध्वनि के रूप में जब आएगा क, तो किस तरह से आएगा, हलंत के साथ आएगा। तो ज्यादातर शब्द क से या त से बनते हैं। हालांकि च भी आ सकता है, ट भी आता है, कुछ शब्द ऐसे हैं, प भी कुछ है, लेकिन वो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है जितने ये दो हैं। तो देखिए, क हलंत और तय हलंत, और नासिक के ध्वनियों में मैं है, मैं के साथ, यानी कि अंतिम ध्वनि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि मैं के रूप में आ सकती है। तो इन तीन का अधिक प्रयोग होता है, क, तय और मैं का, और ये हलंत के साथ होंगे। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि के लिए ये तीन ही ज्यादातर प्रयोग में होंगे। आप देखेंगे जब उदाहरण आपके सामने आएंगे तो इन पर आपको फोकस करना है। तो पूरे अपने 33 व्यंजनों में से आप देखिए केवल 3 का अधिक प्रयोग हो रहा है। तो किस तरह से व्यंजन संधि के कुछ अगर कोई नियम है तो हम नियम बताएंगे, या जो परिस्थितियां बनती हैं संधि की उनकी हम चर्चा करेंगे। देखिए किस तरह से बनते हैं ये। तो आप देखिए कि व्यंजन संधि में मैंने जैसे बताया कि व्यंजन प्लस व्यंजन में क्या मिल सकता है, स्वर मिल सकता है या व्यंजन मिल सकता है। यानी कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि व्यंजन होगी और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि या तो स्वर हो सकती है या व्यंजन, दोनों में से कोई एक हो सकती है। तो आप देखिए कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं। और ये मैंने बता दिया कि व्यंजन में से क और तय और मैं, ये तीन ही अधिकाधिक प्रयोग होते हैं। तो इसके कुछ नियम अगर माने हम, तो एक नियम तो सामान्य नियम है, जिसको हम जनरल रूल कह सकते हैं, सामान्य नियम है। और वो नियम है तृतीय वर्ण में परिवर्तन, कि जब क, च, ट, त, प अगर पहले शब्द के अंतिम ध्वनि के रूप में आते हैं और इनके साथ अगले शब्द में जो पहली ध्वनि है, यदि वो स्वर है या व्यंजन कोई भी है, तो व्यंजन में आप देखिए दूसरा हो नहीं सकता। पहले और दूसरे की संधि थोड़ी होगी, वो तो अल्पप्राण और महाप्राण में है, वो तो साथ साथ लिखे जाएंगे। तो फिर कौन सा होगा, तीसरा हो सकता है
चौथा हो सकता है या कोई और स्वर में कोई भी हो सकता है। तो उस तृतीय वर्ण में जो तृतीय वर्ण में परिवर्तन जो होता है किसका होगा, ये ध्यान देने की बात है। बस ये जो नियम बना, सामान्य नियम क्या है कि पहला नियम है तृतीय वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। कौन हो जाएगा तृतीय वर्ण में परिवर्तित, ये ध्यान देने की। तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि का जो व्यंजन है वो अपने तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा अगर उसके सामने स्वर या कोई व्यंजन आ रहा है। तो ये सामान्य नियम है, ठीक है। तो क किस में परिवर्तित होगा, देखिए आप, क होगा अपने तृतीय वर्ण में ग में, च किस में परिवर्तित होगा अपने तृतीय वर्ण ज में, अगर ट है तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा अपने ड में, और त किस में हो जाएगा द में, और प इसी प्रकार प किस में हो जाएगा ब में। तो ये पांचों जो वर्ग हैं उनके पहले वर्णों की अगर हम संधि करवाते हैं, और उसमें से आप देखिए मैंने बताया था क और त ज्यादातर प्रयोग होंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये तृतीय वर्ण का नियम सामान्यतः लागू होता है, चाहे आगे स्वर हो या व्यंजन। और व्यंजन में क्या बात ध्यान देने की है कि दूसरा नहीं आ पाएगा, दूसरा आएगा तो साथ साथ लिखा जाएगा, वो उसकी कोई संधि में यानी कि कोई ध्वनि परिवर्तन उसमें नहीं होता है। यानी कि आधे क के साथ आप ख लिख सकते हैं, आधे तय के साथ आप क लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से आधे ट के साथ भी आप क लिख सकते हैं। तो पहला और दूसरा ये तो अल्पप्राण और महाप्राण ही है, ये अगर सामने आ गए तो डबल हो जाएगा एक तरह से वो, तो वो उससे नहीं। तो व्यंजन में कौन सा बनेगा फिर, तृतीय आ सकता है यानी कि ग आ सकता है, घ आ सकता है। अभी हम पांचवें की बात नहीं करें, नासिक की, उसके कुछ अलग नियम है। पांचवा देखो, ये पांचवें में आपने देखा कि इंग है, ये क ख ग घ अंग है, अंग से कोई शब्द बनता ही नहीं। तो ये पांचवा, तो ये तो वैसे ही नहीं आएगा, आपको पता है। यानी कि दूसरे शब्द की पहली ध्वनि ये हो ही नहीं पाएगी। ये खाली होता है, यहीं से भी कोई शब्द नहीं बनता। खाली का मतलब समझते हो ना आप, जब आपने छोटे थे पढ़ा होगा, यंग खाली, ये खाली, अणे खाली, इसका मतलब क्या होता है कि इनसे कोई शब्द नहीं बनता, यानी कि कोई भी शब्द इनसे शुरू नहीं होता। और इस तरह अणे का भी, तो जब कोई शब्द इनसे है ही नहीं हिंदी में, तो फिर ये तो आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये तीन तो नासिक की ध्वनि वैसे ही बाहर हो गई। और फिर क्या बचा, सिर्फ ग आ सकता है, घ आ सकता है, ज आ सकता है, झ आ सकता है, ड आ सकता है, ढ आ सकता है, द आ सकता है, ध आ सकता है, ब आ सकता है, भ आ सकता है, और स्वर आ सकते हैं। और ये रे ले वे आ सकते हैं, से है आ सकते हैं। तो इसके लिए एक सामान्य नियम क्या है कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो व्यंजन है वो अनिवार्य रूप से अपने तृतीय वर्ण में बदल जाएगी। क है तो जैसे मैंने बताया कि क है तो ग में, च है तो ज में, ट है तो ड में, त है तो द में, प, ये सामान्य नियम है, ठीक है। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे कि कैसे कैसे ये बदलते हैं। अब इसके सामने चाहे स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, ठीक है। ये एक सामान्य नियम है, इसलिए ये बात बताई गई है। तो देखिए उदाहरण, देखिए किस तरह से इसमें शब्द बनते हैं। हो गया, बस इतना ही है।